नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? जब हम गैस जलाते हैं, जब कारें सड़क पर दौड़ती हैं, जब ट्रेनें, फैक्ट्रियां या बिजली के संयंत्र चलते हैं, इन सबके पीछे एक ही अदृश्य नायक छिपा होता है जिसे हम कंबस्चन यानी दहन कहते हैं। ये दहन ही है जो हमारे जीवन की अधिकांश गतिविधियों को संभव बनाता है। दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके हीट और लाइट उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी सांस लेने के लिए हवा। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे फ्यूल्स हमारे घरों, वाहनों और उद्योगों को चलाने की शक्ति देते हैं। जब ये ईंधन जलते हैं तो ये हीट छोड़ते हैं जिससे हम खाना पका सकते हैं, मशीनें चला सकते हैं और बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि सभी चीजें क्यों नहीं जलती? क्यों कुछ पदार्थ तुरंत जल जाते हैं जबकि कुछ बहुत देर में? क्यों कुछ पदार्थ लौ के साथ जलते हैं और कुछ बिना लौ के? ये सब कंबस्चन के सिद्धांतों से जुड़ा है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि पदार्थ कैसे जलते हैं, किन परिस्थितियों में जलते हैं और उनके जलने पर कौन कौन सी फ्लेम्स बनती हैं। दहन को समझना केवल विज्ञान नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा को समझना है, क्योंकि अगर हम दहन को सही तरह से नियंत्रित करें तो ये हमारे लिए वरदान है, पर अगर इसे अनदेखा करें तो यही आग एक बड़ी आपदा बन सकती है। इसलिए यह अध्याय हमें न केवल एनर्जी प्रोडक्शन सिखाता है बल्कि सेफ्टी एंड एफिशिएंसी का भी ज्ञान देता है, ताकि हम ऊर्जा का उपयोग सोच समझकर करें, पर्यावरण की रक्षा करें और सुरक्षित रहें। अब बच्चों, आइए समझते हैं कि वास्तव में कंबस्चन यानी दहन होता क्या है। दहन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके हीट और लाइट उत्पन्न करता है। जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उसकी कुछ ऊर्जा मुक्त होकर वातावरण में गर्मी और रोशनी के रूप में फैल जाती है। इस प्रक्रिया में जो पदार्थ जलता है उसे कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं और जो पदार्थ जलने में सहायता करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, उसे सपोर्टर ऑफ कंबस्चन कहते हैं। उदाहरण के रूप में, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और एक तेज सफेद लौ के साथ चमकता है। इसी तरह लकड़ी और कोयला जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट उत्पन्न करते हैं। दहन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन की होती है। यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दी जाए तो आग बुझ जाती है। इसे हम एक प्रयोग से भी समझ सकते हैं। अगर आप जलती हुई मोमबत्ती पर ग्लास चिमनी रख दें तो पहले लौ छोटी होती है, फिर धुआं निकलता है और कुछ ही समय में बुझ जाती है। इसका मतलब है कि बिना हवा के दहन नहीं हो सकता। इस प्रकार दहन केवल जलने की क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन की एक अद्भुत प्रक्रिया है जो रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से पदार्थ को एक नई अवस्था में बदल देती है। यही दहन हमें रोशनी, गर्मी और ऊर्जा देता है और यही कारण है कि इसे समझना मानव सभ्यता के विकास में अत्यंत आवश्यक रहा है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि किसी वस्तु के जलने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। सभी चीजें यूं ही नहीं जलती। किसी पदार्थ के दहन के लिए 3 मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी जलने योग्य पदार्थ का होना जरूरी है। अगर जलने योग्य वस्तु ही नहीं होगी तो दहन संभव नहीं होगा, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और मोमबत्ती के मोम। दूसरी, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है क्योंकि वही दहन को बनाए रखती है। जब किसी लौ को बंद बर्तन से ढक दिया जाता है तो वह बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। तीसरी, एक इग्निशन टेम्परेचर का होना अनिवार्य है, यानी किसी पदार्थ के जलने की न्यूनतम तापमान सीमा। जब तक पदार्थ इस तापमान तक नहीं पहुंचता वो नहीं जल सकता। उदाहरण के लिए, लकड़ी का आवेशन तापमान अधिक होता है, इसलिए उसे जलाने के लिए पहले कागज या केरोसिन की सहायता ली जाती है। जबकि पेट्रोल और अल्कोहल का आवेशन तापमान बहुत कम होता है, इसलिए वे तुरंत जल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें बहुत कम तापमान पर आग लग जाती है उन्हें इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है, जैसे पेट्रोल, एलपीजी और स्पिरिट। इसलिए ये समझना जरूरी है कि दहन की प्रक्रिया तभी सफल होती है जब ये तीनों परिस्थितियां, दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और उचित तापमान, एक साथ मौजूद हों। यदि इनमें से कोई भी एक तत्व अनुपस्थित हो तो दहन रुक जाएगा।
यही कारण है कि आग बुझाने के लिए हम या तो ऑक्सीजन का संपर्क रोक देते हैं, जैसे कंबल या मिट्टी डालकर, या तापमान कम कर देते हैं, जैसे पानी डालकर। इस प्रकार दहन की ये 3 स्थितियां न केवल आग लगाने के लिए बल्कि फायर सेफ्टी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आग हमारे जीवन की एक वरदान समान शक्ति है। वही आग जो हमारे घरों को गर्म रखती है, खाना पकाती है और उद्योगों को शक्ति देती है, वही आग अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश का कारण भी बन जाती है। इसलिए आग को नियंत्रित करना यानी फायर कंट्रोल सीखना अत्यंत आवश्यक है। आग के जलने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है: फ्यूल, एयर और हीट। अगर हम इन तीनों में से किसी एक को भी हटा दें तो आग बुझ जाती है। यही सिद्धांत हर फायर एक्सटिंग्विशर का आधार है। आग बुझाने का सबसे सामान्य तरीका पानी है। पानी जलते हुए पदार्थ का तापमान उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ला देता है, जिससे वो पदार्थ ठंडा होकर जलना बंद कर देता है। इसके साथ ही पानी भाप में बदलकर आसपास एक स्टीम ब्लैंकेट बना देता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को आग से दूर कर देती है। लेकिन बच्चों, ध्यान रखना चाहिए कि हर आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। अगर आग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी है तो पानी का प्रयोग अत्यंत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और झटका लग सकता है। इसी तरह अगर आग पेट्रोल, केरोसिन या ऑयल से लगी हो तो पानी असरदार नहीं होता, क्योंकि तेल पानी के ऊपर तैरता है और जलना जारी रखता है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे प्रभावी उपाय होता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है, इसलिए यह आग पर एक मोटी परत बना देती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है और जलता हुआ पदार्थ ठंडा हो जाता है। इसलिए ऑफिसों, फैक्ट्रियों और बड़े उद्योगों में कार्बन डाइऑक्साइड आधारित फायर एक्सटिंग्विशर्स का उपयोग किया जाता है। यह आग को बिना नुकसान पहुंचाए तेजी से बुझा देता है। इस तरह आग को नियंत्रित करने के लिए हमें ये समझना आवश्यक है कि किस प्रकार की आग के लिए कौन सा उपाय सबसे सुरक्षित और प्रभावी होगा। सच्चा वैज्ञानिक वही है जो आग से डरता नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति को समझकर उसे नियंत्रित करता है। अब बच्चों, आइए समझते हैं कि कंबस्शन यानी दहन के कितने प्रकार होते हैं। सभी दहन एक जैसे नहीं होते, उनका स्वरूप और गति परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। मुख्यतः दहन के 3 प्रकार होते हैं: रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और एक्सप्लोजन। पहला प्रकार है रैपिड कंबस्शन, जब कोई पदार्थ बहुत तेजी से जलता है और बहुत कम समय में हीट और लाइट उत्पन्न करता है। इसका उदाहरण है हमारे रसोई घर का गैस चूल्हा, जहां एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जलते ही तुरंत लौ बनाता है। ये त्वरित दहन कहलाता है। दूसरा प्रकार है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी बाहरी लौ या चिंगारी के स्वयं ही जल उठता है। ये तब होता है जब किसी पदार्थ का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और वो अपने इग्निशन पॉइंट तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस हवा के संपर्क में आने पर अपने आप जल उठता है। इसी तरह कोयले की खदानों में कई बार कोल डस्ट धीरे धीरे गर्म होकर स्वयं जल उठती है, जिससे आग लग जाती है। तीसरा प्रकार है एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। ये तब होता है जब किसी पदार्थ के अंदर एकदम से तेज केमिकल रिएक्शन होती है और कम समय में बहुत अधिक हीट, लाइट, साउंड और गैसेस निकलती है। फटाखों, बमों या पटाखों में यही प्रक्रिया होती है। थोड़ी सी चिंगारी या तापमान में वृद्धि से पूरा पदार्थ एकदम से फट जाता है, जिसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं। इस प्रकार हम समझते हैं कि दहन के ये 3 रूप, त्वरित, स्वतः और विस्फोटक, हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। कभी यह चूल्हे की लौ बनकर हमारा भोजन पकाते हैं, कभी खदान में दुर्घटना का कारण बन जाते हैं और कभी त्योहारों की आतिशबाजी में हमारी खुशी बढ़ाते हैं। विज्ञान हमें सिखाता है कि इन्हें समझकर इनका सही उपयोग करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब बच्चों, आइए जानें कि फ्लेम लौ क्या होती है और उसकी संरचना कैसी होती है। जब कोई पदार्थ जलता है तो उससे हीट और लाइट के साथ साथ गैसें निकलती हैं। इन गैसों के जलने से जो चमकदार क्षेत्र बनता है उसे लौ कहा जाता है। सभी पदार्थ जलने पर लौ नहीं बनाते। केवल वे पदार्थ जो वेपराइज होते हैं, जैसे कि मोम, केरोसिन और पेट्रोल, वे जलकर लौ बनाते हैं। जबकि कोयला या लकड़ी जैसे ठोस पदार्थ लौ के बिना जलते हैं, क्योंकि वे वेपराइज नहीं होते। एक कैंडल फ्लेम का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि यह 3 भागों में बंटी होती है। पहला भाग है इनरमोस्ट जोन। ये भाग काला और धुंधला दिखाई देता है। यहाँ अनबर्न्ड वेपर्स मौजूद रहते हैं, इसलिए ये भाग सबसे ठंडा होता है। दूसरा भाग है मिडिल जोन। यहाँ पर आंशिक दहन होता है। ये भाग पीला और चमकीला होता है क्योंकि इसमें ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल्स होते हैं।
तीसरा और सबसे बाहरी भाग है आउटर मोस्ट जोन। ये भाग नीला दिखाई देता है और यहाँ पर पूर्ण दहन होता है। यही भाग सबसे अधिक गर्म होता है। यही कारण है कि गोल्डस्मिथ्स सोना और चांदी पिघलाने के लिए लौ के बाहरी भाग का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान सबसे अधिक होता है। इस प्रकार लौ केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि दहन की वैज्ञानिक प्रक्रिया का सुंदर उदाहरण है। हर लौ हमें ये सिखाती है कि हीट और प्रकाश दोनों तभी मिलते हैं जब ऊर्जा सही दिशा में नियंत्रित हो। विज्ञान का यही उद्देश्य है, ऊर्जा को समझना, उसे नियंत्रित करना और मानव जीवन को उजाला देना। बच्चों, अब हम बात करेंगे उन स्रोतों की जो हमें ऊर्जा देते हैं, जिन्हें हम फ्यूल्स कहते हैं। ईंधन वो पदार्थ होता है जो जलने पर हीट एनर्जी उत्पन्न करता है। जब कोई ईंधन कंबस्चन की प्रक्रिया से गुजरता है तो वह अपनी रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, जिसे हम घरों, उद्योगों और वाहनों में उपयोग करते हैं। एक अच्छा ईंधन वही होता है जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके और जलने पर हानिकारक धुआं या अवशेष न छोड़े। उदाहरण के लिए कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारे जीवन के प्रमुख ईंधन है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से आंकी जाती है। यह वो मात्रा है जो बताती है कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से कितनी हीट उत्पन्न होती है। इस मान को किलोजूल्स पर किलोग्राम में मापा जाता है। विभिन्न ईंधनों की ऊष्मीय मान अलग अलग होती है, जैसे काऊ डंग केक से 6000 to 8000 किलोजूल्स पर किलोग्राम ऊर्जा मिलती है, कोल से 25,000 to 33,000 किलोजूल्स पर किलोग्राम, एलपीजी से लगभग 55,000 किलोजूल्स पर किलोग्राम और हाइड्रोजन गैस से सबसे अधिक लगभग 1,50,000 किलोजूल्स पर किलोग्राम। इससे स्पष्ट है कि सभी ईंधन समान दक्ष नहीं होते, कुछ अधिक ऊर्जा देते हैं तो कुछ कम। एक आदर्श ईंधन में कुछ गुण अवश्य होने चाहिए, जैसे उच्च कैलोरीफिक वैल्यू, जलने पर धुआं या विषैली गैसें न छोड़ना, संग्रह व परिवहन में सुरक्षित होना और कम मात्रा में अधिक ऊर्जा देना। आज वैज्ञानिक क्लीनर फ्यूल्स जैसे सीएनजी, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस और हाइड्रोजन फ्यूल पर शोध कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और ऊर्जा अधिक प्राप्त हो। इस प्रकार ईंधन केवल जलने वाला पदार्थ नहीं, बल्कि वह जीवन का ऊर्जा स्रोत है जो हमारी सभ्यता को गति देता है। बच्चों, जहां ईंधन हमें जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा प्रदान करते हैं, वहीं उनका अत्यधिक उपयोग हमारी पृथ्वी के लिए गंभीर खतरा भी बन गया है। जब ईंधन जलते हैं तो वे केवल हीट ही नहीं देते, बल्कि कई हार्मफुल गैसेस भी उत्पन्न करते हैं जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। पहला हानिकारक प्रभाव है एयर पोल्यूशन। जब ईंधन अधूरा जलता है तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं जो धुएं के रूप में हवा में फैल जाते हैं। ये हमारे फेफड़ों में जाकर रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे एस्मा और ब्रोंकाइटिस उत्पन्न करते हैं। दूसरा प्रभाव है कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण। यह एक विषैली गैस है जो अधूरे दहन के समय बनती है। यह इतनी जहरीली होती है कि अगर यह बंद कमरे में जमा हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा और सबसे चिंताजनक प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। जब ईंधन जलते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो वायुमंडल में ऊष्मा को फंसा लेती है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, बर्फीले ग्लेशियर पिघलते हैं और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। चौथा प्रभाव है एसिड रेन। कोयला और डीजल जैसे ईंधनों के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं जो वायुमंडल की नमी से मिलकर अम्ल बना लेते हैं। जब यह अम्लीय जल वर्षा के रूप में गिरता है तो फसलों, पेड़ों, मिट्टी और इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। इन समस्याओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक अब क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स जैसे सीएनजी और सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमें ईंधनों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए ताकि ऊर्जा तो मिले पर प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। प्रिय विद्यार्थियों, कंबस्चन एंड फ्लेम का अध्ययन केवल एक वैज्ञानिक अध्याय नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन का पाठ है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है और हम उसका उपयोग कैसे सुरक्षित व जिम्मेदारी से कर सकते हैं। दहन हमें हीट, लाइट और मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करता है, जिनसे हमारा आधुनिक जीवन संभव है, लेकिन यही शक्ति यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आग के व्यवहार, लौ की संरचना और ईंधनों की दक्षता को अच्छी तरह समझें। जब हम जानेंगे कि आग कैसे लगती है और कैसे बुझाई जा सकती है, तभी हम अपने घरों, स्कूलों, उद्योगों और परिवहन को सुरक्षित रख सकेंगे। परंतु बच्चों, केवल सुरक्षा ही नहीं, हमें पर्यावरण की जिम्मेदारी भी निभानी है। अधिक ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
इसलिए हमें क्लीन एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोफ्यूल्स की ओर बढ़ना होगा। दहन केवल एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, यह विज्ञान, सुरक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच का पुल है। यदि हम ऊर्जा का उपयोग समझदारी और संवेदना से करें, तो यही दहन मानवता के लिए प्रकाश और प्रगति का प्रतीक बन सकता है। इस अध्याय का संदेश यही है, एनर्जी इज लाइफ बट कंट्रोल्ड एनर्जी इज सिविलाइजेशन। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।